नमस्कार दोस्तों। किस्से का हिस्सा मीठी मैगी के पहले भाग में अभी तक आपने सुना कि कैसे मैं अपने मित्र सीमांत के साथ मनाली में अपना काम निपटा वापस दिल्ली की ओर चला। और अभी हम पंडो डैम पर थे कि हमें लगा कि एक कपल हमसे लिफ्ट मांग रहा है। अब सुनिए क्या हुआ इस किस्से में इसके आगे। बबलू हालांकि किसी भी स्थिति में किसी को लिफ्ट देने के पक्ष में नहीं था, पर चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर हिमाचल में हैं तो आमतौर पर आप देखेंगे कि लोग लिफ्ट मांगते हैं और लोग लिफ्ट दे भी देते हैं। और फिर मुझे ये लगा कि एक परिवार है, अब रात हो चली है, तो रोक के पूछा जाए कि मामला क्या है और फिर कोई डिसीजन लिया जाए। तो मैंने सीमांत की तरफ देखा जिसने फिर से हामी भरी। तो हमने बबलू को गाड़ी रोकने के लिए कहा, हालांकि बबलू नाराज था इस बात से हमारी। जैसे ही हमने गाड़ी को रोका, वो जो आदमी था दौड़कर मेरी तरफ के शीशे पर आया। मैंने शीशा नीचे किया तो उसने कहा कि साहब, यहां से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं अपनी बीवी और छोटी बच्ची के साथ हूं और हमारी आखिरी बस मिस हो गई है। तो क्या आप मुझे मेरे गांव तक ड्रॉप कर सकते हैं? आपको कहीं भी दूसरा रास्ता लेने की जरूरत नहीं, इसी सड़क पर आप हमें 4-5 किलोमीटर के बाद उतार दें। तो मुझे लगा कि देखिए, परिवार के साथ है, छोटी बच्ची के साथ है, तो ऐसी स्थिति में हेल्प करना चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप अपनी वाइफ और बिटिया को ले आए और आपको हम रास्ते में छोड़ देंगे। बबलू हालांकि त्योरियां चढ़ा रहा था, पर हमने बबलू को अनदेखा किया। सीमांत लपक कर पीछे वाली सीट पर चला गया, मैं एक और सरक गया और हमने हस्बैंड वाइफ को गाड़ी में अपने साथ बिठा लिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बातचीत शुरू हुई। वो जो आदमी था उसका नाम प्रकाश था और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम सविता। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो यहाँ पावर प्रोजेक्ट में काम भी करते हैं और सविता का जो गांव है वो पंडो से लगकर एक गांव है, वहीं पर रहने वाली है। वो लोग सविता के घर आए थे और अब वापसी जाते समय आखिरी बस छूट गई, इसलिए सड़क पर खड़े थे और किसी सवारी का इंतजार कर रहे थे। प्रकाश ने हमसे ये भी कहा कि साहब, ये जो मेरी बिटिया है ये अभी अभी इसका जन्म हुआ है और अभी ये छोटी है। तो जिस पर मैंने और सीमांत ने कहा, साहब ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और अब हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे, आपको हमारा मुंह मीठा कराना चाहिए। जिस पर दोनों, प्रकाश और सविता, शर्माते हुए उन्होंने हमसे कहा कि देखिए साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी मीठा नहीं। हाँ, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए और फिर हम आपको मीठा जरूर खिलाएंगे। ये हंसी और प्यार की बात थी। ऐसा नहीं था कि हम उनसे मीठा खाने की कोई जोर जबरदस्ती कर रहे थे या मीठा खाना ही चाहते थे, पर ये बातचीत का सिलसिला इस तरह चल रहा था। दोनों ये हस्बैंड वाइफ काफी अच्छे स्वभाव के लोग थे। फिर 5 किलोमीटर जाने के बाद उस आदमी ने हमसे गाड़ी रोकने को कहा, तो हमने गाड़ी रोकी और उतरते समय उन्होंने हमसे धन्यवाद कहा। और जाने से पहले उस आदमी ने हमसे कहा कि साहब, हम आपको आज मीठा नहीं खिला पाए, लेकिन फिर भी हम आपको अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो हमने काफी नानुकुर की, पर उसने अपना बैग खोलकर उसमें से 2 मैगी के पैकेट निकालकर हमको दिए और बोला, साहब कि अभी मेरे पास इसके अलावा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। हालांकि हम ये मैगी के 2 पैकेट लेना नहीं चाहते थे, पर जिस प्यार और विश्वास के साथ वो हमें ये मैगी के पैकेट दे रहा था, तो मुझे लगा कि ये ना लेना गलत होगा और लेकर शायद हम उसका मान बढ़ा रहे हैं। तो मैंने सीमांत की तरफ देखा, सीमांत भी मन मन मुस्कुरा रहा था। तो मैंने दोनों पैकेट मैगी के उससे लिए और कहा कि नहीं, ये काफ़ी है और थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है और आपकी बेटी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक टू हर। तो पति पत्नी और छोटी बेटी को वहीं छोड़ उनकी हम अपने सफर पर आगे बढ़े।
बबलू हालांकि इस पूरे प्रकरण से काफी नाराज था। उसका मानना था कि एक तो आप किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे हाईवे पर लिफ्ट कैसे दे सकते हैं, दूसरा ये क्या बात हुई कि मीठा नहीं है तो मैगी गिफ्ट में दे दी जाए और आपने भी ले लिया। तो मैंने बबलू से कहा कि बबलू देखिए, ये छोटे गांव के लोग हैं जो बड़ी सोच रखते हैं और हिमाचल में काफ़ी सिंपल लोग हैं और यहाँ पर इसी तरह से चलता है, तो आप इन सब बातों का बुरा ना माने। तो हमें हालांकि प्रकाश और सविता को लिफ्ट दे अब अच्छा लग रहा था। अब बबलू गाड़ी चला रहा था। मैंने और सीमांत ने सोचा कि अब मौके का फायदा उठाया जाए और जो काफी समय से वाइन की बोतल लेकर हम चल रहे थे गाड़ी में, उन्हें खोलने का वक्त आ गया है। तो हमने प्लास्टिक के ग्लासेस में अपने अपने लिए वाइन पोर किया और सफर का आनंद उठाने लगे। अगला जो इंपॉर्टेंट शहर इस रूट पर है वो है मंडी। ये एक बड़ा शहर है। अभी हम मंडी पहुंचने ही वाले थे कि हमें बबलू की आवाज सुनाई दी कि साहब आगे पुलिस का बैरिकेड है, अपनी बोतल छुपाइए, अपने गिलास फेंक दीजिए। तो हमने बबलू से कहा कि आप व्यर्थ चिंता ना करें, हम संभाल लेंगे। जैसे ही हम बैरियर के पास पहुंचे, मैंने बबलू से गाड़ी के अंदर की लाइट को जलाने के लिए कहा। और ये एक अच्छा नुस्खा है। अगर आपको हाईवे पर पुलिस रोकती है और आप अंदर की लाइट जला देते हैं तो आप पुलिस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं है और देखिए लाइट जली हुई है और आप देख सकते हैं कि अंदर किस तरह की गतिविधि चल रही है। और फिर मुझे ये भी लग रहा था कि हम गाड़ी चला नहीं रहे हैं और बबलू ने किसी भी तरह के किसी पदार्थ का सेवन नहीं किया है, तो कोई ज्यादा इसमें मुश्किल की बात है। जैसे ही हमने गाड़ी को रोका, एक पुलिसकर्मी जो है वो बबलू की तरफ से और दूसरा पुलिसकर्मी मेरे शीशे पर आकर खड़ा हो गया। बबलू ने जैसे ही अपना शीशा नीचे किया, पुलिस वाले ने अंदर की ओर झांका और बबलू से कागज दिखाने को कहा। इस बीच दूसरा पुलिस वाला अब मुझसे बात करने लगा। उसने देखा कि गाड़ी के अंदर दो लड़के बैठे हैं, उनके हाथ में प्लास्टिक के ग्लास हैं और सीट पर एक बोतल भी है। तो चिर परिचित अंदाज में उसने हमसे सवाल करने शुरू किए कि कहां से आ रहे हैं, क्या काम है, क्या करते हैं। मैं हालांकि सभी प्रश्नों का बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा था। मैंने उससे यह भी कहा कि देखिए आप किसी भी भ्रम में ना रहें, हम इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, हिमाचल से हैं और जो हमारा ड्राइवर है इसने किसी भी तरह का कोई नशा किया नहीं है और ये गाड़ी चलाने की पूरी तरह स्थिति में, और हम लोग आराम से पीछे बैठ फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं। वो पूरी तरह सेटिस्फाइड मेरे आंसर से लग नहीं रहा था। उसने हमसे कहा कि आप लोग गाड़ी से उतरिए और हम छानबीन करेंगे और हम देखेंगे कि सामान की तलाशी ली जाए या नहीं। तो उसकी बात सुनकर मैंने सीमांत को इशारा किया और हम दोनों गाड़ी से उतरने लगे। किसी बीच एक दूसरा पुलिस वाला भागता हुआ आया और जो पुलिस वाला मुझसे बात कर रहा था उसके कान में कुछ आके उसने कहा। जैसे ही इस पुलिस वाले ने अपने साथी की बात सुनी, उसने हमसे कहा कि अच्छा आप लोग निकलिए, अपनी गाड़ी चलाइए और निकल जाइए यहां से। इस बीच दूसरा पुलिसकर्मी जो बबलू के कागजात देख रहा था, उसने भी बबलू के कागज वापस कर दिए थे। तो हमें अचरज तो हुआ, फिर लगा कि छोड़िए साहब, अगर ये जाने को कह रहा है तो निकलते हैं, ये तो बेहतर स्थिति ही है। तो हमने गाड़ी स्टार्ट की और हम आगे की ओर बढ़ गए। इस बीच पीछे के शीशे से हमने देखा कि एक बस आकर अब उसी जगह रुकी है जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी थी। अक्सर पुलिस वाले किसी ना किसी इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं और शायद बस को लेकर उनके पास किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये दो लड़कों से क्या माथापिच्ची की जाए, बस को पकड़ते। तो हमने अपना सफर जारी रखा और मंडी क्रॉस किया शहर, और अब हम मंडी और सुंदरनगर के बीच में थे। अच्छी बात यह थी कि बबलू गाड़ी चला रहा था और हमें गाड़ी चलानी नहीं पड़ रही थी।
सुंदरनगर तक पहुंचते पहुंचते अब मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी और मैं बीच बीच में झपकी ले रहा था। सीमांत सचेत था अभी तक, और शायद मैं अभी नींद में गया ही था कि अचानक मुझे सीमांत के जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने सुना कि सीमांत कह रहा है, रोको रोको रोको। और जैसे ही मैंने आंख खोली तो जो दृश्य मैंने देखा वो ये था कि सीमांत ने बबलू को लगभग झचकोड़ दिया है और बबलू ने अचानक बहुत तेजी से ब्रेक लगाई। एक झटके से गाड़ी रुकी और मैंने देखा कि हम अब सुंदरनगर से निकलने वाले हैं और सुंदरनगर से निकल रहे हैं और उस स्थान पर है जहां पर सड़क एक वाय बनाती है। एक और आपके नहर है और नहर को लगकर हाईवे है जिस पर हम थे। पर इस स्पॉट पर जहां पर यह वाय बनता है, एक रास्ता बीएसएल कॉलोनी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता वो है जिस पर आपको चलना है। बबलू दोनों ओर ना जाकर बीच में कहीं जा रहा था जहां पे चट्टान थी, और अगर सीमांत उसे मौके पर नहीं रोकता तो हम सीधा जाकर चट्टान से टकराते। ऐन वक्त पर सीमांत ने बबलू को रोका और बबलू ने गाड़ी की ब्रेक लगाई, अदरवाइज ये काफी मुश्किल में डाल देता। तो मैंने झट से बबलू से कहा कि बबलू, क्या तुम्हें नींद आ गई थी, क्या तुम सो रहे थे? जिस पर बबलू ने पहले तो हामी नहीं भरी, पर बार बार कहने पर उसने कबूला कि हां साहब, लगता है मुझे झपकी आ गई। तो एक बार फिर मैंने सीमांत की तरफ और सीमांत ने मेरी तरफ देखा और कहा कि वाइन होगी, म्यूजिक होगा, फिल्म होगी, पर यह तब होगा जब हम लोग जिंदा रहेंगे। तो हमने बबलू को फिर पीछे वाली सीट पर आने को कहा और इस बार फिर मैं ड्राइविंग सीट पर और सीमांत मेरे साथ बैठ गया और हम आगे बढ़े। तो बबलू जो फ्रेशनेस का और सचेत होने का दावा कर रहा था, वो करीबन 50-60 किलोमीटर में उसके दावे की हवा निकल चुकी थी। जैसे ही बबलू पिछली सीट पर आया, वो झट से आकर सो गया और एक बार फिर मैं और सीमांत म्यूजिक और बबलू के खराटों के साथ दिल्ली की तरफ चल पड़े। बबलू सोया हुआ था, मैं और सीमांत बातें कर रहे थे और हम लगातार अपने सफर को कंटिन्यू करते जा रहे थे। अब मैंने और सीमांत ने सोचा कि देखिए, अगर हमें ही गाड़ी चलानी है तो फिर कहीं रुक के अब थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए, अब चाय या कॉफी पी जाए ताकि नींद भागे, और बबलू गाड़ी चलाएगा ऐसे ही कोई उम्मीद नजर आ नहीं रही। काफी हंसी की बात थी कि अपनी सहूलियत के लिए जिस बबलू को हम लेकर आए थे, अब उसकी सहूलियत हम दोनों बन चुके थे। सुंदरनगर में हादसा टला और इसके बाद हम गाड़ी चलाते चलाते अब एक जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम है सलापड़। यह भी एक छोटा सा कस्बा है और काफी खूबसूरत है। दूसरी खास बात सलापड़ की यह है कि यहां पर हाइडल पावर प्लांट है। अब यहां सतलुज नदी रहती है और इसका पानी रोककर यहां पर बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए जगह पर कुछ खास तो है नहीं, हां एक दो ढाबे जरूर हैं, और खास तौर पर एक ढाबा मुझे याद है जिस पर अक्सर मैं रुकता रहा हूं जब भी मैं मनाली गया हूं। तो मैंने सीमांत से कहा कि देखिए, रुककर अब वाइन छोड़े चाय पी ली जाए और देखें अगर कुछ खाने को मिल जाता है, ताकि फिर आराम से सफर आगे कर सके, क्योंकि शायद इसके बाद खाने का कोई इंतजाम हो ना पाए जब तक कि हम प्लेन्स को हिट नहीं करते। तो सीमांत ने भी हामी भरी कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाएगा, चाय कॉफी पी ली जाए और फिर सफर कंटिन्यू किया जाए। तो जिस ढाबे की मैं बात बता रहा हूं वो ढाबा आज बंद था। हाँ, उसके बगल में एक छोटी सी टपरी थी, छोटी सी दुकान जिसमें से रोशनी आ रही थी, वो शायद खुली हुई थी। तो हमने गाड़ी को रोका। बबलू जागने के मूड में था नहीं, तो हमने बबलू को उसकी नींद के साथ गाड़ी के अंदर ही छोड़ा और हम आके अब उस दुकानदार के पास खड़े हो गए। हमने उस दुकानदार से पूछा कि क्या चाय या खाने का कुछ इंतजाम होगा।
तो उसने कहा कि साहब चाय तो आपको मिल जाएगी, पर खाने का इंतज़ाम इस समय तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर हल्का फुल्का आपको मैगी खानी है तो शायद मैं आपके लिए इंतज़ाम कर सकूं। एक छोटी सी दुकान थी साहब, सामने एक गैस स्टोव था, उस पर एक तरफ केतली रखी हुई थी जिसमें गर्म पानी था, और एक चाय का बर्तन था जिस पर शायद वो चाय बनाता था, और दुकान में कुछ छोटे बिस्किट, नमकीन, इस तरह की चीज़ें पड़ी। तो हमने उसे कहा कि हम दोनों ही बिना दूध की चाय पीते हैं। तो जो आपकी केतली में गर्म पानी है, आप इसी से हमारे लिए 2 कप निकाल उसमें चाय पत्ती मिला हमें दे दीजिए। तो चाय का तो हमारा बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। हाँ, अगर आप मैगी बना देंगे हमारे लिए तो बढ़िया रहेगा। तो बोला ठीक है साहब, मैं आपके लिए मैगी बनाऊंगा, और उसने हमें पहले केतली में गर्म पानी कर हमें चाय थमाई और वो मैगी बनाने में मशगूल हो गया। इस बीच सीमांत को अचानक याद आया कि साहब एक मिनट, आप मैगी हमारे लिए बनाएं तो क्या हम आपको मैगी दे सकते हैं? हमें याद आया कि वो जो कपल है जिन्हें हमने लिफ्ट दिया था, उन्होंने हमें मैगी के 2 पैकेट दिए थे, तो ये अच्छा मौका है कि उन्हीं की गिफ्ट को अब इस्तेमाल में लाया जाए। तो दुकानदार ने हमारी तरफ बहुत ही हैरत से देखा। उसे लगा कि ये किस तरह के ग्राहक हैं जो अपना सामान खुद लेकर चल रहे हैं। हालांकि मैंने क्लैरिफिकेशन करते हुए से कहा कि आप घबराए ना, हालांकि हम मैगी के पैकेट आपको अपने दे रहे हैं, पर आप फिर भी हमसे पैसे चार्ज कर सकते हैं, वरना ये मैगी के पैकेट हम क्या करेंगे। और किसी ने बड़े प्यार और स्नेह के साथ हमें ये मैगी के पैकेट थमाए। तो हमारी बात मान गया, सीमांत लपक कर गाड़ी से वो दोनों पैकेट लेकर आया। हमने वो दोनों पैकेट उस दुकानदार को थमाए। दुकानदार मैगी बनाने में और हम अपनी चाय की चुस्कियां लेने में व्यस्त हो गए। इस बीच मैगी बनकर तैयार हुई, और रात के समय जब आपको थोड़ा भूख लग रही हो और जंगल के बीच में एक छोटे से ढाबे पे, ढाबा भी क्या, एक छोटी सी दुकान पर खड़े हो आप मैगी खा रहे हैं, तो ये काफी आनंद देता है आपको। तो जैसे ही मैगी उसने हमें थमाई 2 प्लेटों में, मैंने जैसे ही पहला बाइट लिया मैगी का, मैंने झट से कहा कि अरे, ये चीनी डाली है क्या आपने मैगी में? ये तो मीठी है। मेरे ये कहते ही सीमांत की हंसी छूट गई। मीठी मैगी? मैंने कहा सीमांत आप हंसिए मत, आप टेस्ट कीजिए और फिर मुझे बताइए कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है या नहीं। तो इस बार सीमांत ने मैगी का बाइट लिया, और बाइट लेते ही सीमांत ने कहा हाँ, ये तो सच में बहुत मीठी है। और ऐसा नहीं था कि ये मीठे का सिर्फ हमें एहसास दिला रही थी, ये सच में मीठी मैगी। तो अब हमें बहुत हैरत हुई। हमने उस दुकानदार से कहा कि आपने क्या नमक की जगह इसमें गलती से चीनी मिला दी है? तो इस पर दुकानदार ने कहा कि मैगी में तो मैंने चीनी क्या नमक भी नहीं मिलाया, मैंने तो आप ही का दिया हुआ पैकेट खोला और उस पैकेट को पानी में डालकर उबाल कर आपको दे दिया, कुछ भी एडिशन नहीं किया मैंने आपकी मैगी में। तो मैगी इतनी ज्यादा मीठी थी कि अगर आप मैगी का स्वाद जानते हैं तो फिर आप मीठी मैगी खा नहीं सकते। सीमांत हालांकि अब व्योमकेश बख्शी हो चला था। उसने उस पैकेट को उस दुकानदार के हाथ से लिया जिस पैकेट से मैगी निकालकर दुकानदार ने बनाई थी, और वो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने लगा कि शायद कंपनी ने मैगी की कॉम्पोजिशन में किसी प्रकार का कोई चेंज किया हो, लेकिन ऐसी कोई बात थी नहीं। ये सामान्य मैगी का पैकेट था और इसके इंग्रेडिएंट्स भी वही थे जो मैगी के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। पर यह बहुत ही हैरत में डालने वाली बात थी, और ऐसा नहीं है कि हम मैगी के स्वाद से वाकिफ नहीं हैं। दुकानदार हालांकि हमारी बात को लेकर काफी अचंभित था, तो हमने उससे कहा कि छोड़िए साहब, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये पैकेट पुराना हो गया हो या किसी तरह की दिक्कत हो, अब मुंह का स्वाद और जायका बिगड़ चुका है, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने पास से 2 पैकेट निकाल के दोबारा से मैगी बना दें। तो कहे अनुसार दुकानदार ने वैसा ही किया। उसने अपनी दुकान से 2 पैकेट मैगी के और निकाले और एक बार फिर
हमारे लिए मैगी बनाने लगा। और मैं और सीमांत काफ़ी हंस रहे थे इस पूरे प्रकरण पर कि देखिए साहब, एक ही सफ़र में पूरे टाइम हमें ड्राइविंग करनी पड़ी है, बीच में कहीं पुलिस वाले रोक लेते हैं, नियर फेटल एक्सीडेंट होते होते बचता है, और खाने के लिए रुकते हैं तो मीठी मैगी खाने को मिलती है। पर दोस्तों के साथ आप इन सब चीज़ों का भी मज़ा उठा लेते। इस बीच दुकानदार ने अपने पैकेट से जो मैगी तैयार की थी वो बनकर अब तैयार हो गई। डरते डरते इस बार सीमांत ने पहला निवाला लिया, और निवाला लेते ही सीमांत ने एक बार फिर कहा कि साहब ये भी मीठी है। और फिर मैंने अपना निवाला लिया तो मुझे लगा कि हाँ, इसमें शायद उतना शक्कर नहीं लग रहा, मीठा नहीं लग रहा, पर मीठी ये भी है। दुकानदार हालांकि हमारी हरकत से चिढ़ चुका था, उसे लग रहा था कि शायद हम बहाने बना रहे हैं या हमें मैगी खाने की कोई तमीज ही नहीं। तो हमने दुकानदार से कहा कि साहब ऐसा कीजिए कि आप चक्कर देखिए कि क्या ये मैगी मीठी है या नहीं। तो हमारे कहने पर अब दुकानदार ने मैगी को चक्कर देखा, और जैसे ही उसने चखा उसने भी मुंह बनाया और बोला कि साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये तो मीठी है। हम दोनों पूरी तरह से अब कंफ्यूज हो चले थे। अभी ये सब स्थिति चल ही रही थी कि बबलू आंखें मलता हुआ गाड़ी से बाहर आया। आते ही उसने प्रश्न दागा, हमसे नहीं बल्कि उस दुकानदार से, कि भैया चाय पिलाइए। तो दुकानदार ने देखा कि ये गाड़ी से निकला है, हमारे साथ ही होगा, और उसके हालांकि तेवर जो हैं अलग किस्म के हैं, पर उसने कहा कि हाँ चाय बनाएंगे आपके लिए, कि आप भी काली चाय पियेंगे साहब लोग की तरह। जिस पर बबलू ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो आप तेज दूध और तेज मीठे वाली चाय पिलाइए। तो दुकानदार ने बबलू से कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, चाय बनने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो उस पर बबलू को यह जवाब पसंद आया नहीं। तो उन्होंने दुकानदार से कहा कि अरे चाय ही मांगी है, तुमसे कोई व्यंजन तो नहीं मांगे, चाय में क्या देरी लगेगी। तो जिस पर दुकानदार ने कहा कि देरी इसलिए लगेगी क्योंकि मेरे पास एक ही बर्तन है जिसमें अब मैंने मैगी बना दी है, तो ये बर्तन धुलेगा और उसके बाद ही मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा हमारा माथा ठनका। तो हमने दुकानदार से कहा कि क्या आपने चाय वाले बर्तन के अंदर मैगी बनाई। तो उसने इस पर हामी भरी। अक्सर चाय के दुकानदार अपना बर्तन जो है चाय का, उसे दिन भर धोते नहीं, केवल साफ भर करते हैं पानी से। ऐसा इसलिए ताकि जो चाय या दूसरी चीजें रहती हैं उनका जायका जो है उस बर्तन में बरकरार रहे। तो हमें लगा कि क्योंकि इसने चाय वाले बर्तन में हमारी मैगी बना दी है और शायद उसमें चीनी या दूसरा जायका रहा होगा, इसीलिए हमें मैगी मीठी लग रही है। तो क्या बबलू ने हमारी गुत्थी सुलझा दी अपनी चाय की डिमांड पर। बबलू ने चाय पी, हम दोनों आकर गाड़ी में बैठे। बबलू से हमने पूछा कि गाड़ी आप ड्राइव करेंगे, तो बबलू ने कहा अभी भी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो हमने रिस्क नहीं लिया, सीमांत और मैं बराबर गाड़ी चलाते हुए दिल्ली की तरफ आए। कहीं रास्ते में हमें बातचीत में यह समझ आया कि जब हमने हस्बैंड और वाइफ को लिफ्ट दिया था और शुभकामनाएं दी थी उनकी न्यूबॉर्न बेबी पर और मीठे की मांग की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ मीठा नहीं है, आप मैगी ले जाएं हमसे। तो मैंने और सीमांत ने बहुत सोच विचार किया, बहुत इसके बारे में सोचा कि जिस जज्बे के साथ या जिस प्यार से उसने हमें वो दो मैगी थमाई थी, क्या ये उस प्यार की ताकत थी, क्या ये उस जज्बे की ताकत थी कि मैगी हमें मीठी लगी, या फिर हम ये मान लें कि उस दुकानदार ने चाय के बर्तन में बनाई मैगी इसलिए वो मैगी मीठी हो गई। बात छोटी सी है, लेकिन अगर आप जज्बे और विश्वास के साथ कोई चीज करते हैं तो वो रंग लाती भी है। हम दिल्ली वापस पहुंचे। एक ही सफर में हमारे साथ बहुत कुछ घटा। दिल्ली पहुंचने के बाद एक आध दो दिन के बाद व्हाट्सएप पर मुझे बबलू का मैसेज आया, और मैसेज के साथ बबलू ने अपनी कुछ पिक्चर्स भी शेयर की थी।
अपनी पिक्चर्स में उसने उस होटल के कमरे में अपनी पिक्चर्स खींची थी जिसमें हमने उसको ठहराया था, खाने के साथ, वादियों के साथ, कमरे की खिड़की से लगकर बहुत तरह की पिक्चर्स थी। और साथ एक प्यारा सा संदेश था कि साहब मेरे लिए शायद कभी भी इस तरह के होटल में ठहरना या इस तरह सफ़र करना मुमकिन नहीं था। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बबलू के लिए ये सफ़र अपनी तरह से एक तरह सराहनीय रहा और हमारे लिए सफ़र के मायने दूसरे थे। हमने भी खूब एंजॉय किया, बबलू ने भी खूब एंजॉय किया, और कहीं ना कहीं हमें आज भी ये विश्वास है कि ये मीठी मैगी जो है ये उस कपल का प्यार था हमारे लिए। तो ये था किस्सा मीठी मैगी। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।